हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है। ग्रेड कंपनसेशन को आप जीसी भी लिख सकते हो, G.C ग्रेड कंपनसेशन G.C। तो ग्रेड को कंपनसेट करना, कंपनसेशन का मतलब होता है कम करना। जो ग्रेड हमारा डिजाइन हुआ है रूलिंग ग्रेडियंट, उसको हमको कम करना पड़ेगा। कहाँ पे कम करना पड़ेगा, उस वैल्यू को क्यों कम करना पड़ रहा है कि कहीं पे हमको ऐसा पॉसिबल केस आ सकता है कि देखो ये हमारा अपवर्ड ग्रेडियंट है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, और इस ग्रेडियंट पे हमको कोई कर्व मिल रहा है साथ साथ, इस तरह का कर्व है। तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे हमको क्या हो रहा है, कर्व के साथ साथ ये क्या है, कर्व है ना, कर्व के साथ साथ हमको ग्रेडियंट का भी एक वैल्यू मिल रहा है, कर्व भी मिल रहा है। और इस ऐसे कर्व पे हमको ट्रेन को ले जाना है, किसी गाड़ी को ले जाना है इस ट्रैक से, इस रास्ते से। तो ऐसे रास्ते से ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड के वैल्यू को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ, स्लोप ज़्यादा हुआ, तो हमारा ट्रेन जा नहीं पाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ता है, जहाँ पे कर्व और प्लस ग्रेडियंट साथ साथ में हमको मिल रहा है। तो वैसे केस में हमको ग्रेड के वैल्यू को कंपनसेट करना पड़ता है। तो मान लो इस कर्व का कोई रेडियस होगा, R। तो एक तो केस है ग्रेडियंट के वैल्यू को कम करने के लिए इस कर्व का रेडियस ही बढ़ा दो, इस कर्व का रेडियस और बढ़ा दो, कर्व को। तो क्या होगा, ग्रेड हमारा जो है वह स्लोप होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा स्लोप, ग्रेडियंट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा अगर हम कर्व के रेडियस को बढ़ा देते हैं। लेकिन कर्व के रेडियस को बढ़ाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कर्व के रेडियस को बढ़ाना? क्योंकि अगर हम कर्व के रेडियस को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम थीटा यानी स्लोप के वैल्यू को ही कम कर दें। तो इसी का नाम पड़ा है ग्रेड कंपनसेशन। मतलब ग्रेड के वैल्यू को आप कम कर दो, तो इसके लिए कुछ पॉसिबल केस है। इन इंडिया कंपनसेशन फॉर कर्वेचर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। एक डिग्री कर्व का अगर डिग्री 1 डिग्री है, 1 डिग्री कर्व के लिए हम 0.04% क्या करते हैं, ग्रेडियंट के वैल्यू को कम करते हैं। मीटर गेज ट्रैक के लिए कितना है, 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व। मान लो कर्व, तो मीटर गेज ट्रैक के लिए 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व कम करते हैं ग्रेडियंट को। और नैरो गेज ट्रैक के लिए 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व हम ग्रेडियंट को कम करते हैं। तो इसको हम आगे का न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर लो, समझ में आ जाएगा ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन के ऊपर एक हमारा न्यूमेरिकल है, देखो एग्जाम्पल। क्या पढ़ो न्यूमेरिकल। इफ द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/250 on a particular section of a broad gauge and at the same time a curve of 4 degree is situated on this ruling gradient, what should be the allowable ruling gradient? तो allowable ruling gradient क्या होगा, क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, डिजाइन करके रूलिंग ग्रेडियंट आया है 1/250, और क्या कैसा ट्रैक है हमारा, ब्रॉड गेज ट्रैक है, और कर्व का डिग्री कितना है, 4 डिग्री है कर्व का। तो इस पे क्या होगा, जो अलाउबल रूलिंग ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा। तो देखो सॉल्यूशन, एज पर इंडियन रेलवे रिकमेंडेशन द ग्रेड कंपनसेशन फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक
इज 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। देयरफॉर ग्रेड कंपनसेशन ऑफ फॉर 4 डिग्री, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 डिग्री कर्व के लिए, ये है 0.04% 1 डिग्री के लिए। तो 4 डिग्री के लिए कितना होगा, 0.04 इंटू 4 यानी 0.16%। 4 डिग्री के लिए इतना ग्रेड को हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 इन 250 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 इन 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इन 250 इंटू 100 यानी 0.4%। तो 0.4% इसको क्या करना है, कंपनसेट करना है, कम करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूलिंग ग्रेडियंट या एक्चुअल ग्रेडियंट कितना होगा, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन यानी 0.4 माइनस 0.16 यानी 0.24%। और 0.24% को हम कितना लिख सकते हैं, 1 इन 417 यानी कि पहले जो हमारा ग्रेडियंट दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, 1 इन 250 यानी 0.4%। आप इस 0.4% को कितना कम किए, 0.4% से हम ले आए 0.24% में। तो हमको 0.16% का जो ग्रेडियंट हुआ वो हमको कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा, क्योंकि ग्रेडियंट और कर्व दोनों एक साथ मिल रहा था, इसलिए किसी भी कर्व पे ग्रेडियंट के वैल्यू को हमको कम करना पड़ेगा। और तो जो हमारा ग्रेड कंपनसेशन आया वो आंसर आया 1 इन 417। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। तो जो रेलवे ट्रैक, रेल के अंदर जो ट्रैक होता है, अगर हमको वहाँ पे कहीं कर्व देना रहता है तो जनरली हम प्रीफर करते हैं सर्कुलर कर्व। कौन सा कर्व, सर्कुलर कर्व। तो सर्कुलर कर्व दैट इज द रेडियस एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व इज सेम। तो सर्कुलर कर्व अगर आप कहीं पे देते हो तो किसी भी पॉइंट पे जो सर्कल का रेडियस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सर्कुलर कर्व का सबसे बड़ा खासियत है कि रेडियस कभी भी उसका चेंज नहीं होता है। तो रेडियस को रेलवे में समटाइम्स हम उसको डिग्री ऑफ कर्व से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और आर को ही कभी कभी हम डिग्री ऑफ कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या है डिग्री ऑफ रेलवे कर्व, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द कर्व बाय एन आर्क ऑफ 30 मीटर लेंथ इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ कर्व। देखो डिग्री ऑफ कर्व किसे बोलते हैं, 30 मीटर का चेन लाते हैं, 30 मीटर के चेन से हम आर्क को मेजर करते हैं और ये आर्क यहाँ से यहाँ ए से बी का बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर। 30 मीटर आर्क को मेजर करके, और ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है सर्कल के सेंटर पे, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। तो ये वाला जो एंगल हमको सेंटर पर मिलता है 30 मीटर के आर्क का, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्व बाय एन आर्क ऑफ 30 मीटर लेंथ इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ द कर्व। तो रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के बीच का रिलेशन क्या है। तो मान लो कि आर इसे कर्व का रेडियस है, इस कर्व का रेडियस कितना है आर, और डिग्री डी है इसका डिग्री। तो टोटल सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो 360 डिग्री में सर्कल का 360 डिग्री चलने पर हमको कितना डिस्टेंस मिलता है 2 पाई आर। तो वही बोल रहा है देयरफॉर फॉर 30 मीटर आर्क मेक्स एन एंगल, तो इसको डी बाई 30 रिलेशन बना लो, डी बाई 30 इक्वल टू 360 बाई 2 पाई आर। तो 30 डिग्री, तो डी बाई 30 इक्वल टू 3 डी डिग्री, जो डी डिग्री है वो 30 मीटर बना रहा है सेंटर पर, तो 360 डिग्री कितना 2 पाई आर कितना बना रहा है 360 डिग्री। तो डी बाई 30, तो यहाँ से डी निकाल लो, डी इक्वल टू 360 इंटू 360 बाई 2 पाई आर इंटू, यानी 360 बटा 2 पाई आर इंटू क्या 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
इसको काट उठ कर पाई का वैल्यू 3.14 रखने पर जो डी आता है हमारा वो आता है 1720/r। इसको याद रखना है 1700, जो डी का वैल्यू आता है 30 मीटर चेन के लिए। 30 मीटर चेन हमारे घर कितना का होता है, 20 मीटर का भी चेन होता है और 30 मीटर का भी चेन होता है। तो फॉर 30 मीटर चेन जो डिग्री का फॉर्मूला आता है वो आता है 1720/r, और r क्या है, इस कर्व का रेडियस है। ये r है, r क्या है, इस कर्व का रेडियस है। तो जो d का फॉर्मूला आता है 1720/r। तो आपको r और d में रिलेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं। सेफ स्पीड ऑन कर्व। अगर हम किसी कर्व पे जा रहे हैं तो सेफ स्पीड क्या होगा, जो ट्रेन का जो सेफ स्पीड होगा वो क्या होगा। तो देखो, सेफ स्पीड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मीन्स ए स्पीड विच इज सेफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग एंड डिरेलमेंट विथ ए सर्टेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सेफ स्पीड, प्रैक्टिकली सेफ स्पीड क्या होगा, वो स्पीड जिस पे कोई भी ओवरटर्निंग या डिरेलमेंट का चांस ना हो। ओवरटर्निंग मतलब ट्रेन कहीं किसी कर्व पे ज़्यादा टर्न ना कर जाए, या डिरेलमेंट, अब पटरी से ट्रेन बाहर ना आ जाए, उसको बोलते हैं क्या, डिरेलमेंट। ट्रेन डिरेल। तो सेफ स्पीड वो है जो कि ट्रेन जिस स्पीड से चले तो एक्सीडेंट का चांस नहीं हो ट्रेन के अंदर। तो सेफ स्पीड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सेफ स्पीड किस पे डिपेंड करता है, गेज ऑफ द ट्रैक, दूसरा रेडियस ऑफ द कर्व। गेज तो सबको पता है, इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेड इज कॉल्ड गेज। तो गेज पे डिपेंड करता है ट्रैक का, और रेडियस ऑफ द कर्व। अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड, सुपर एलिवेशन किसी कर्व पे कितना प्रोवाइडेड है उस पर वही सेफ स्पीड हमारा डिपेंड करता है। तो आगे का टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सुपर एलिवेशन किसे कहते हैं, बहुत ही नया टर्म है आप लोग के लिए। तो व्हाट इज सुपर एलिवेशन देखेंगे। इन इंडिया यूजिंग सेफ स्पीड भी इन किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला जो होता है ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए वो होता है, जो स्पीड का फॉर्मूला आएगा v = 4.35 √r-67, और नैरो गेज के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला आएगा v = 3.65 × r-6। तो इस दो फॉर्मूला आ गया हमारा, ये दोनों फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है। तो डेरिवेशन करके ये हमारा दो फॉर्मूला हमें मिलता है, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए और नैरो गेज के लिए। तो इसको याद रखना है, ये दोनों से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं। ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए जो सेफ स्पीड का फॉर्मूला आता है 4.35 × √r-67, और नैरो गेज के लिए 3.65 √ r-6। अब है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन किसे कहते हैं, तो देखो सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन का दूसरा नाम है कैंट। सुपर एलिवेशन बोलें या फिर कैंट बोलें, CANT, या सुपर एलिवेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है बैंकिंग। क्या नाम है, बैंकिंग। और इस सब को सुपर एलिवेशन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो देखो सुपर एलिवेशन क्या होगा। तो हम क्या बता रहे थे, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या है, सुपर एलिवेशन ये है कि अमाउंट ऑफ राइज ऑफ आउटर रेल, ये हमारा कौन सा रेल है, आउटर रेल, विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल। आउटर रेल को इनर रेल के रिस्पेक्ट में, ये हमारा इनर रेल, ये हमारा इनर रेल। तो आउटर रेल को इनर रेल के रिस्पेक्ट में कितना राइज किए, कितना ऊपर किए, उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन को हम tan थीटा, इस डायग्राम से tan थीटा से हम क्या लिख सकते हैं, E/G। इस ट्रायंगल से आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, E/G, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या है, tan थीटा बहुत थीटा स्मॉल है, तो tan का वैल्यू को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से जो E हमारा है,
ई आ जाएगा tan थीटा इंटू जी, tan थीटा इंटू जी, ये हमारा सुपर एलिवेशन का वैल्यू आता है ई। तो आउटर रेल को इनर रेल के रिस्पेक्ट में जितना राइज करते हैं उसी को बोलते हैं। और ए से बी देखो हॉरिजॉन्टल, ये जो डिस्टेंस हमको मिला नीचे से कितना राइज हुआ, टोटल जो राइज हुआ ए से बी, ए हमारा लोअर एलिवेशन पे है और बी पॉइंट जो है हमारा हायर एलिवेशन पे है। तो ए पर जो रेल है वो लोअर एलिवेशन पे है और बी पर जो रेल है हमारा हायर एलिवेशन पे है। तो ए बी जो है हमारा ए से कितना राइज हुआ है, ई राइज हुआ है। तो ई को हम कैसे निकालेंगे, तो ई इज इक्वल टू tan थीटा इंटू जी, और जी क्या है, गेज डिस्टेंस। जी क्या है हमारा, गेज डिस्टेंस। तो आउटर रेल को आपने उठाया क्यों, तो किसी भी कर्व पे कोई भी, ये हमारा देखो कर्व है, ये जो डायग्राम बना है ये कर्व का डायग्राम है। तो कोई भी कर्व पे अगर हम चलते हैं तो बाहर के तरफ हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर इस कर्व पे ट्रेन चलेगा तो क्या करेगा, अगर हम सुपर एलिवेशन नहीं दिए, मतलब आउटर रेल को हम इनर रेल के रेस्पेक्ट में राइज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, ट्रेन को ये स्पीड से आएगा और उस स्पीड से यहाँ पे ट्रेन चलते चलते बाहर चला जाएगा, डिरेल हो जाएगा, ट्रेन जो हमारा डिरेल हो जाएगा। तो ट्रेन को डिरेल होने से बचाने के लिए हम आउटर रेल को इनर रेल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, राइज कर देते हैं, ताकि ट्रेन हमारा पटरी से बाहर नहीं चला जाए। आप रोड पर चलते हैं गाड़ी से तो देखना कहीं पे भी अगर कर्व मुड़ाव आता है, इस तरह का कर्व आता है, तो देखना कि जो रोड का जो आउटर पोर्शन है, बाहर वाला जो पोर्शन है, उसको इनर वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा राइज कर देते हैं, ऊपर एलिवेशन पे रखते हैं, ताकि हमारा जो व्हीकल है इस कर्व को आसानी से पास कर जाए। तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अपने रोड आसपास में देखना कि बाहर का जो पोर्शन होता है उसको इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा राइज कर देते हैं। हाँ तक आपको सुपर एलिवेशन समझ में आया होगा। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन ए ट्रेन मूव्स राउंड अ कर्व इट इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच व्हीकल रेडियली अवे, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, दिस इंक्रीजेज द वेट ऑन द आउटर रेल। तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उससे क्या होता है कि जो आउटर रेल होता है, आउटर रेल बाहर वाला जो रेल होता है, उसके ऊपर जो वेट होता है ट्रेन का बढ़ जाता है, उसके ऊपर आउटर रेल के ऊपर जो भार होगा वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू इनर रेल, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर लग रहा है, कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है, तो जो आउटर रेल होगा वहां पर उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द लेवल ऑफ द आउटर रेल इज रेज्ड अबव द इनर रेल। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर रेल को रेज कर देते हैं अबव द इनर रेल बाय ए सर्टेन अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सर्टेन अमाउंट से आउटर रेल को हम ऊपर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे एक्ट हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, अंदर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट कर लिया कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब बैलेंस कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम आउटर रेल को बढ़ा देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सर्कल के अंदर की तरफ लगता है, रेडियली इनवर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, आउटर रेल को रेज कर देते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे काम करने लग जाता है, इससे जो होता है इफेक्ट हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो कम हो जाता है। दिस रेज्ड एलिवेशन ऑफ आउटर रेल above the inner rail at a horizontal curve is called cant। ये जो एलिवेशन राइज हुआ आउटर रेल का एज कंपेयर टू इनर रेल, इसी को हम बोलते हैं कैंट। तो जितना अमाउंट से ये राइज हुआ इसको कैंट बोलते हैं, या सुपर एलिवेशन बोलते हैं, या बैंकिंग बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। तो अभी हम स्मॉल ई कैलकुलेट करना सीखे हैं, कैंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
तो इस फिगर में वही दिखाया गया है। ये हमारा इनर रेल और ये है हमारा आउटर रेल। आउटर रेल को इनर रेल के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। तो ये जो हमको वैल्यू मिला स्मॉल ई का, इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। ट्रेन का वेट किधर है, इनवर्ड। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है इधर आता है। सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन और कैंट क्या है? इट इज द डिफरेंस इन एलिवेशन और हाइट बिटवीन द आउटर रेल एंड इनर रेल एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड कैंट। इनर रेल और आउटर रेल के बीच के जो हाइट का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे इनर रेल और आउटर रेल के बीच का हाइट का डिफरेंस को हम बोलते हैं कैंट या सुपर एलिवेशन। इनर रेल इज टेकन एज रेफरेंस रेल एंड इज मेंटेन्ड एट ए ओरिजिनल लेवल। इनर रेल को हम रेफरेंस रेल लेते हैं और जो कि अपने ओरिजिनल लेवल पर ही रहता है। इनर रेल इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट रेल। और सुपर एलिवेशन को हम स्मॉल ई से शो करते हैं। इस फिगर से भी आप देख सकते हो, इस फिगर में भी वही दिखाया गया है। सुपर एलिवेशन हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ये हमारा इनर रेल हो गया, ये हमारा ये इनर रेल है और ये आउटर रेल है। और ये जो हमको हाइट का डिफरेंस मिला इनर रेल और आउटर रेल का, इसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं, स्मॉल ई। ऑब्जेक्टिव सब कुछ बता चुके हैं। एम क्या है, क्यों हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्यों करते हैं? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील लोड, आउटर रेल और इनर रेल के ऊपर जो व्हील का लोड हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग अ स्मूथ ट्रैक, इंप्रूविंग पैसेंजर कंफर्ट। स्मूथ ट्रैक, ट्रेन आसानी से मूव कर जाए और पैसेंजर कंफर्ट फील करे, आरामदायक फील हो पैसेंजर को, जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है वो आसानी से जा सके, इसलिए। टू रिड्यूस बियर एंड टीयर ऑफ द रोल एंड रोलिंग स्टॉक। बियर और टीयर जो रेल और व्हील के बीच में होता है उसको कम करने के लिए भी हम सुपर एलिवेशन देते हैं। तो सुपर एलिवेशन देने का हमको 5 फायदा हुआ, 1 2 3 4 फायदा। देखो ये इनर रेल, ये आउटर रेल, ये हमारा ट्रैक सेंटर लाइन, वही चीज़ है। इस फिगर में भी देख सकते हो, इस फिगर में भी दिखाया गया है कि क्या दिखाया गया है। इस फिगर में ये हमारा कर्व है, ये इस तरह से मुड़ रहा है। यहाँ पे कर्व का स्टार्टिंग पोर्शन है और यहाँ देखो तुमको पूरा कर्व दिख रहा है। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे, और ये कर्व कैसा है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, जो प्लेन है हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इस कर्व का नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल। और ये हमारा देखो इनर रेल है, ये वाला इनर रेल हो गया और ये आउटर रेल हो गया। तो आउटर रेल जो है हमारा इनर रेल के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा हायर एलिवेशन पे है, थोड़ा सा ऊपर है। तो जितना एलिवेशन है आउटर रेल का इनर रेल के रेस्पेक्ट में, उसी को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन पूछेगा कहाँ, तो कैसे कर्व पे प्रोवाइड करते हैं? तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पे। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि आउटर रेल और इनर रेल पे जो लोड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बराबर बराबर लोड दोनों पर आए। तो आपका ये एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आप होमवर्क में क्वेश्चन करिएगा, व्हाट इज सुपर एलिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर एलिवेशन, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे इधर से कर्व आ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा इनर रेल और ये आउटर रेल। आउटर रेल हायर एलिवेशन पे है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, देख सकते हो। इक्विलिब्रियम और कैंट। अब सुपर एलिवेशन का अगला जो पोर्शन है हमारा आता है इक्विलिब्रियम कैंट। क्या है? इक्विलिब्रियम कैंट। द कैंट और सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय, जो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला हमको आता है E = GV²/127। ये डेरिवेशन से आता है सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला। G हमारा गेज है, V स्पीड है ट्रेन का और 127 R।
आर है रेडियस ऑफ द कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = GB² अपॉन 127R। द लोड कैरिड बाय बोथ द व्हील्स विल बी सेम, द स्प्रिंग्स विल बी इक्वली कंप्रेस्ड एंड द पैसेंजर विल नॉट टेंड टू लीन इन ईदर डायरेक्शन, सच कैंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कैंट। तो सुपर एलिवेशन का वो वैल्यू, सुपर एलिवेशन का वो वैल्यू जितना प्रोवाइड करने पर, मतलब वो हाइट प्रोवाइड करने पर, उतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने पर दोनों व्हील के ऊपर बराबर लोड आए, इनर व्हील और आउटर व्हील दोनों के ऊपर अगर बराबर लोड आए तो सुपर एलिवेशन का वो वैल्यू क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या इक्विलिब्रियम कैंट। तो इक्विलिब्रियम कैंट सुपर एलिवेशन का वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर इनर व्हील और आउटर व्हील दोनों के ऊपर बराबर लोड आ जाए। अगर बराबर लोड दोनों के ऊपर आ जाएगा तो पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसेंजर कंफर्ट से रहेगा। तो सुपर एलिवेशन का उस वैल्यू को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कैंट। तो इक्विलिब्रियम कैंट सबको समझ में आ गया होगा। यह सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला डायग्राम। तो इक्विलिब्रियम कैंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इक्विलिब्रियम कैंट को कैलकुलेशन का दिखाया गया है। द कैंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो इक्विलिब्रियम कैंट होता है वो ट्रेन के एवरेज स्पीड के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन रेलवे प्रोवाइड सुपर एलिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड और एवरेज स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ लेवल ट्रैक। तो जो इंडियन रेलवे में जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करता है, किया जाता है, वो जनरली इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम स्पीड पे करते हैं या एवरेज स्पीड। सब ट्रेन का स्पीड लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं और जो एवरेज स्पीड हमको मिलता है वो स्पीड के लिए हम सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड और वेटेड एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होता है? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 N2 क्या है? N3 क्या है? नंबर ऑफ ट्रेन, और V1 V2 है स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। मतलब N1 नंबर ऑफ ट्रेन V1 स्पीड से चलता है, N2 नंबर ऑफ ट्रेन V2 स्पीड से चलता है, N3 नंबर ऑफ ट्रेन V3 स्पीड से चलता है। और सबको N1 प्लस N2 प्लस N3 से डिवाइड जब कर देते हैं तो हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाता है। तो एवरेज स्पीड का यूज कहाँ हो गया? सुपर एलिवेशन के फॉर्मूला में हम एवरेज स्पीड का यूज कर देते हैं। E क्या वही फॉर्मूला आया था, GB² अपॉन 127R। तो यहाँ पे V को क्या ले लो? इक्विलिब्रियम स्पीड। तो G हमारा गेज हो गया, V हमारा इक्विलिब्रियम स्पीड हो गया और 127R, R हमारा रेडियस ऑफ द कर्व हो गया। यहाँ से जो आपको सुपर एलिवेशन का वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पहले इस फॉर्मूले से एवरेज या इक्विलिब्रियम स्पीड निकाल लो, फिर गेज तुमको मीटर गेज या नैरो गेज दिया रहेगा, गेज का वैल्यू रख दो, स्पीड निकाल लो इस फॉर्मूले से, एवरेज स्पीड या इक्विलिब्रियम स्पीड, इसमें पुट करो, रेडियस ऑफ द कर्व आपको दिया रहेगा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा ई इक्विलिब्रियम। तो ई इक्विलिब्रियम आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इक्विलिब्रियम स्पीड कैलकुलेट करना आता है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है कैंट डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कितना वैल्यू से कैंट हमारा कम पड़ रहा है किसी कौन से स्पीड वाले ट्रेन के लिए। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कैंट होता है, इक्विलिब्रियम कैंट किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है? एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट ट्रेन के बेसिस पे। तो सब ट्रेन का एवरेज स्पीड लेते हैं, एवरेज स्पीड के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम कैंट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बट दिस इक्विलिब्रियम कैंट और सुपर एलिवेशन फॉल्स शॉर्ट ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर हाई स्पीड ट्रेन। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम कैंट आता है वो कम पड़ जाता है। हाई स्पीड के लिए इक्विलिब्रियम कैंट का वैल्यू कम पड़ जाता है, क्योंकि हाई स्पीड जो ट्रेन हाई स्पीड से चलेगा उसके लिए हमको सुपर एलिवेशन का वैल्यू ई का वैल्यू ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम स्पीड ट्रेन का बढ़ाते हैं, वी बढ़ा रहे हैं, तो हमको जो सुपर एलिवेशन का वैल्यू है वो भी बढ़ाना पड़ेगा।
तो जो हम इक्विलिब्रियम काइंट कैलकुलेट किए थे वो एवरेज स्पीड के बेसिस पे कैलकुलेट किए थे डिफरेंट ट्रेन के लिए, लेकिन हाई स्पीड के लिए जो इक्विलिब्रियम काइंट का वैल्यू होता है वो कम पड़ जाता है। तो जितने वैल्यू से कम पड़ा, जितना अमाउंट से कम पड़ा, उसी को बोलते हैं काइंट डेफिशिएंसी। दिस शॉर्टेज ऑफ काइंट इज कॉल्ड काइंट डेफिशिएंसी। मतलब काइंट डेफिशिएंसी आप कैसे बताओगे? CD इज इक्वल टू E एक्चुअल माइनस E इक्विलिब्रियम। मतलब एक्चुअली होना चाहिए कितना? हायर स्पीड के लिए एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए काइंट का E एक्चुअल, और इक्विलिब्रियम स्पीड, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है काइंट डेफिशिएंसी। तो इन अदर वर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम काइंट नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन द कर्व एंड एक्चुअल काइंट प्रोवाइडेड। Higher काइंट deficiency causes more unbalanced centrifugal force and discomfort to the passenger। तो हायर काइंट डेफिशिएंसी क्या होगा? अगर काइंट डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो जो पैसेंजर होगा ट्रेन में उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, ज़्यादा मतलब आरामदायक ट्रेवलिंग नहीं होगा उनका, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो अगर काइंट डेफिशिएंसी बढ़ता है आपका तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण कंफर्ट फील नहीं होगा पैसेंजर को। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइंट डेफिशिएंसी इज प्रेस्क्राइब्ड बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के द्वारा जो काइंट डेफिशिएंसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए, काइंट डेफिशिएंसी ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए जो काइंट डेफिशिएंसी 7.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नैरो गेज के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो काइंट डेफिशिएंसी का है वो 3.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको काइंट डेफिशिएंसी समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है निगेटिव सुपर एलिवेशन। तो निगेटिव सुपर एलिवेशन क्या बोलता है? When a branch line diverges from a main line on a curve of contrary flexure, the super elevation necessary for the average speed of the train running over the main line cannot be provided। तो जब बोल रहा है जब ब्रांच लाइन, जब किसी मेन लाइन से कोई ब्रांच लाइन निकलता है, एक हमारा होता है मेन लाइन और एक होता है हमारा ब्रांच लाइन। तो मेन लाइन से जब ब्रांच लाइन कहीं निकलता है तो सुपर एलिवेशन नेसेसरी फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन रनिंग ओवर मेन लाइन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो जो ब्रांच लाइन पे जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हम करते हैं वो मेन लाइन के बराबर प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि मेन लाइन पर जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किए थे वो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन के बेसिस पे प्रोवाइड किए थे। अलग अलग ट्रेन का एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट किए थे और वहाँ से जो हमको सुपर एलिवेशन का वैल्यू आया था उसको हम ब्रांच लाइन पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किए थे। इस जो वहाँ से जो एवरेज वैल्यू निकल कर आया था उसको हम मेन ट्रैक के लिए, मेन लाइन या मेन ट्रैक के लिए प्रोवाइड किए थे, लेकिन ब्रांच ट्रैक पर सुपर एलिवेशन का वही वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। द स्पीड ऑफ द ट्रेन ओवर द डाइवर्जिंग ट्रैक एंड मेन लाइन ट्रैक हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो जो ट्रेन का स्पीड होगा मेन लाइन पर और ब्रांच लाइन पर, दोनों पर जो स्पीड होगा वो अलग अलग होगा। मेन लाइन पर स्पीड ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होगा, और जो ब्रांच लाइन, मेन लाइन से जो ब्रांच लाइन निकलेगा वहाँ पर स्पीड आपको कम करना पड़ेगा। द रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ स्पीड इज दैट ऑन द ब्रांच लाइन ट्रैक द इनर रेल रिमेन्स एट हायर लेवल देन द आउटर लेवल। तो आपको ब्रांच लाइन पर स्पीड क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि ब्रांच लाइन पर जो ट्रेन का स्पीड होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनर रेल अभी भी हायर एलिवेशन पर होता है एज कंपेयर टू आउटर रेल। तो जो ब्रांच लाइन पर जो इनर रेल होता है वो आउटर रेल से हायर एलिवेशन पर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्पीड को कम करते हैं।
तो कहीं भी सुपर एलिवेशन में हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन में हम इनर रेल को नीचे लेवल पर रखते हैं और आउटर रेल को हायर लेवल पर रखते हैं। ऐसा करने से दोनों रेल पर जो हमारा लोड होता है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ब्रांच लाइन में क्या होता है, मैं देखो अगला फिगर में देखो समझ जाओगे, नेक्स्ट जो फिगर है हमारा इससे समझोगे। देखो ये हमारा मेन लाइन है, ये हमारा क्या है, मेन लाइन है, और इस मेन लाइन से इधर हमारा जो निकल रहा है ये है हमारा ब्रांच लाइन। तो मेन लाइन पर ये है हमारा इनर रेल और ये है हमारा आउटर रेल। तो मेन लाइन से क्या निकल रहा है, ब्रांच लाइन। तो इनर रेल हमारा क्या होगा, लोअर एलिवेशन पर होगा, और जो आउटर रेल होगा वो हायर एलिवेशन पर होगा। तो यहाँ पे जो कैंट का वैल्यू आया था, ई का वैल्यू होगा वो निकल कर आता है किसके बेसिस पर, एवरेज स्पीड के बेसिस पर, यानी इक्विलिब्रियम कैंट का जो वैल्यू है एवरेज स्पीड पर निकल गया। तो मेन लाइन पर जो ट्रेन का स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखो ए से डी जो ट्रैक है हमारा वो मेन लाइन के लिए हायर एलिवेशन पर है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारा जंक्शन है, के पॉइंट पे जंक्शन है, यहाँ से जो हमारा और ए पॉइंट पे जंक्शन है, ए और के के बीच में ब्रांच लाइन निकल रहा है, ए और के से बीच में। तो ब्रांच लाइन के लिए ए और एफ ये क्या हो गया, इनर रेल हो गया, और के ई क्या हो गया, आउटर रेल। तो ब्रांच लाइन के लिए इनर रेल हमेशा लोअर एलिवेशन पर होता है और आउटर रेल हमेशा हायर एलिवेशन पर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो मेन ट्रैक है हमारा, मेन ट्रैक हम किसके बेसिस पे डिजाइन करते हैं, मेन ट्रैक के बेसिस पर डिजाइन करते हैं। तो मेन ट्रैक में जो हमारा ये वाला जो रेल आ रहा था इधर वाला, ये हमारा हायर एलिवेशन पर था। लेकिन तो अब यहां से देखो ये हमारा है, ये हमारा है मेन लाइन, ये हमारा है मेन लाइन, मेन ट्रैक। तो मेन ट्रैक में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए लोअर एलिवेशन पर और बी होना चाहिए हायर एलिवेशन पर। ए होना चाहिए लोअर एलिवेशन पर और बी होना चाहिए हायर एलिवेशन पर। लेकिन ब्रांच लाइन में क्या होना चाहिए, मेन ट्रैक में, गलत बोल दिया, मेन ट्रैक में बी हमारा क्या, इनर रेल, और ए है हमारा आउटर रेल। तो मेन ट्रैक में बी का जो लेवल होना चाहिए नीचे होना चाहिए और ए का लेवल ऊपर होना चाहिए, जबकि ब्रांच लाइन में ए हमारा नीचे होना चाहिए और बी हमारा ऊपर होना चाहिए। लेकिन दोनों के लिए एक बार आप बोल रहे हो बी को ऊपर रखना है मेन लाइन, ए को ऊपर रखना है मेन लाइन के लिए, और ब्रांच लाइन को ए को नीचे रखना है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए पॉइंट को हायर एलिवेशन पर रखते हैं मेन लाइन के लिए। तो ब्रांच लाइन के लिए जो ए का जो पोजीशन होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ब्रांच लाइन के लिए ए पॉइंट हायर एलिवेशन पर होता है और जो बी पॉइंट होता है वो लोअर एलिवेशन पर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रांच लाइन ट्रैक होगा इसमें इनर रेल हायर एलिवेशन पर होता है और आउटर रेल लोअर एलिवेशन पर रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ब्रांच लाइन पर स्पीड को हमको कम करना पड़ता है, क्योंकि इनर रेल हायर एलिवेशन पर है और आउटर रेल लोअर एलिवेशन पर है। यही चीज लिखा हुआ है इधर। कि निगेटिव सुपर एलिवेशन क्या है, फिगर से पढ़ सकते हैं। एडी जो है हमारा, विच इज आउटर रेल फॉर द मेन लाइन कर्व मस्ट बी हायर देन इनर रेल BC, और इन अदर वर्ड ए पॉइंट शुड बी हायर देन पॉइंट बी। एडी रेल के लिए, एडी क्या है, आउटर रेल है मेन लाइन का, जो कि क्या होना चाहिए, हायर एलिवेशन पर होना चाहिए एज कंपेयर टू BC, यानी कि पॉइंट ए को बी से ज़्यादा होना चाहिए। पॉइंट ए जो हमारा होगा बी से हायर एलिवेशन पर होना चाहिए, क्योंकि मेन लाइन कौन सा है हमारा, एडी है। तो एडी हायर एलिवेशन पर होगा एज कंपेयर टू BC। तो फॉर द ब्रांच लाइन हाउएवर BE शुड बी हायर देन AF। डिजाइन के पर्पज से ब्रांच लाइन को BE को हायर होना चाहिए AF पर।
तो पॉइंट बी को हमारा हायर होना चाहिए ए कर, लेकिन दीज टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन कैन नॉट बी मीट एट द सेम टाइम। ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता विद इन वन लेआउट, एक ही लेआउट में। सो आउटर रेल बी ऑन द ब्रांच लाइन इज केप्ट लोअर देन इनर रेल एफ। इसलिए हम ब्रांच लाइन में बी आउटर रेल को हम नीचे रखते हैं एफ से, इनर रेल को हम हायर एलिवेशन पर रखते हैं और आउटर रेल को हम लोअर एलिवेशन पर रखते हैं। किसमें? ब्रांच लाइन में। तो इन सच केस ब्रांच लाइन कर्व हैज ए निगेटिव सुपर एलिवेशन। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि जो ब्रांच लाइन में हमको सुपर एलिवेशन का वैल्यू देखने को मिलता है वो निगेटिव देखने को मिलता है, एंड यानी कि देयरफॉर स्पीड्स ऑन द बोथ ट्रैक मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड पार्टिकुलरली ऑन ब्रांच लाइन। इसलिए दोनों ट्रैक पर, मतलब मेन लाइन पर और ब्रांच लाइन पर, दोनों पर स्पीड जो हमारा होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। पार्टिकुलरली आपको स्पीड को रेस्ट्रिक्ट किस पे करना पड़ेगा? ब्रांच लाइन पर। तो ये था हमारा निगेटिव सुपर एलिवेशन। आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे यूनिट 2.4। थैंक यू।